हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के मेडिकल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मतलब वैसे तो हर स्टेट का यही हाल है, बट हिमाचल प्रदेश में मैं रहता हूं तो मैं उसका स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा। देखो, हिमाचल प्रदेश स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट सीट्स पहले होती थी दो, आईजीएमसी एंड टांडा। उसके बाद चार मेडिकल कॉलेजेस नए खुले। एक एमएमयू आपके पास प्राइवेट कॉलेज है। तो एमबीबीएस की 720 सीट्स और 150 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, टोटल होगी आपके पास 870 सीट्स। अब उसमें भी ऐसा है कि जो आईजीएमसी शिमला और टांडा दैट आर रिकॉग्नाइज्ड, बाकी नाहन, चंबा, मंडी और हमीरपुर, जब आप नीट यूजी की काउंसलिंग भरते हैं स्टेट की, तो उसमें आता है ना ईयरली परमिटेड। ईयरली परमिटेड ये होता है कि ईयरली एमसीआई उसको रिकॉग्नाइज कर रही है अभी तक, और जब उसको रिकॉग्नाइज मतलब परमिट कर रही है, और जब उसको रिकॉग्निशन मिलनी होगी, जनरली वो जब एक दो बैचेस पास आउट हो जाते हैं, हालांकि हमारे कॉलेजेस में हो गए हैं, स्टिल इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और जब आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं होता तो वर्ल्ड डायरेक्टरी में नहीं होता, वो जो कॉलेजेस में नहीं आता, और आप यूएसएमएलई जैसे एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप मान लो एक नंबर आपका कम था और आप मंडी में एडमिशन लेते हो। मेरा एक जैसे रूममेट था, वो यूएसएमएलई देना चाहता था, बट हमारा जो कॉलेज है वो उनमें मतलब यूएसएमएलई के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मतलब आप पेपर ही नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये तो आ गया एमबीबीएस की बात। दूसरा, जब एमबीबीएस में एडमिशन हुई थी हमारी, तब भी नाहन की बिल्डिंग रेडी नहीं थी, चंबा की तब रेडी नहीं थी, मंडी का मतलब रेडी था, फिर हम नाहन से मंडी शिफ्ट हुए थे। तो मतलब वैकेंसी तो है ही है, पोस्ट ऑफ लाइक एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट, मतलब धीरे धीरे करके पूरी होगी, बट स्टिल देयर इज़ सो मैनी थिंग्स विच आर लैकिंग। एंड उसके बाद क्या हुआ, अब यह तो आपने मतलब यूजी में तो बहुत से बच्चे घुसा लिए। ठीक है, 2016, 17, 18, 2016 का जो बैच था वो मैक्सिमम एमओ के एग्ज़ाम में लग गया था, बट 17 के जो बच्चे थे और 18, मतलब 2 ईयर के बच्चे जो भी निकले हैं वो अभी घर पे ही हैं, है ना। एंड 2022 में आपका, अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ पीजी में क्या रहता है। पीजी में क्या रहता है इन हिमाचल प्रदेश ना, आप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। मतलब पहले क्या लगते थे, जीडीओ लगते थे। जीडीओ मतलब सिंपल भाषा में बताएं कि एमबीबीएस करने के बाद आपको एक पेरीफिलर पोस्टिंग करनी पड़ती थी, और उसमें आप देखोगे यहाँ पे मतलब एरिया के हिसाब से आपको इंसेंटिव लगता था। इंसेंटिव मतलब एरिया के हिसाब से अलग अलग है, कि मान लो आप लाहौल में हो तो एक साल आपने जॉब किया तो उसके बाद फिर आपका इंसेंटिव काउंट होगा, अर्बन एरिया रूरल एरिया में। ठीक है, उसके बाद वो वर्क करने के बाद आपको वहाँ से जीडीओ स्पॉन्सर सीट, मतलब आपको स्टेट में जीडीओ कोटा से सीट मिलती थी, जिसमें आपके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं भी लेने होते थे, वो इंसेंटिव डाल के आपको पीजी की सीट मिल जाती थी। टिल नाउ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम डायरेक्ट कैंडिडेट्स की बात करें, डायरेक्ट होते हैं मान लो जो जीडीओ नहीं लगे, अब 2022 में लगे थे, अब 24 आ चुका है, अब 25 आ गया है, सोच लो। तो 25 मतलब 2-3 साल बीत गए हैं, कोई पोस्ट सरकार ने नहीं निकाली है। और जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं लाइक आईजीएमसी से, और आईजीएमसी में उनके लिए 13 सीट्स हैं और टांडा में 12 सीट्स हैं। ये मैं आपको नॉन क्लिनिकल प्लस क्लिनिकल बता रहा हूँ। उसमें भी अगर हम सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात करें, तो आईजीएमसी टांडा में एक एक सीट मेडिसिन की, सर्जरी की एक एक सीट्स, और ऑब्स की शायद थोड़ी ज़्यादा है, 2-3 है। तो बात ये है कि आपके पास 2 ईयर्स के बच्चे बचे हैं, मान लो 870 टोटल, एंड 870 ऑफ 2017 एंड 2018, मतलब टोटल मिला के 1500 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 1500 डॉक्टर्स हैं आपके पास। इसमें तो मैंने फ़ॉरेन वाले डाले नहीं। तो स्टिल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स हैं उन बच्चों के लिए, उन 2-2,500 बच्चों के लिए आपके पास सिर्फ 25 सीट्स हैं डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका अंडर 10,000 रैंक आया। ठीक है, अब उसको हिमाचल में कोई सीट ही नहीं मिली, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट जीडीओ कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको मैंने आपको पहले बताया इंसेंटिव लगता है, तो वो 80,000 1 लाख में भी उनको सीट मिल जाती है, 70,000 60,000। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं बताता हूँ, कि जो थर्ड पॉइंट है, कि आपको ये बात पता भी नहीं होगी, जैसे क्या होता है, एक एमडी होती है, एक डीएनबी होती है। डीएनबी जनरली प्राइवेट्स में होती है, और जो गवर्नमेंट के साथ कुछ कुछ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं ना, लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। और आप देखोगे लाइक हमारा जैसे कॉलेज है नया खुला था, तो उसमें डीएनबी का सीट्स आई। डीएनबी की सीट्स आ रही थी 2-3 सालों से, ऑर्थो में भी थी, सर्जरी में भी थी, मेडिसिन में भी थी, और इवन हमारा एक बैच अभी पास आउट भी हुआ। लेकिन इस साल क्या हुआ कि सरकार को, जो एनबीई है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसको कंप्लेंट की, कि जो जेआरएस थे हमारे, उन्होंने कंप्लेंट की कि हमें जो
20-30 की सीटें हैं हिमाचल में डीएनबी की, उसमें भी उनको स्टाइपेंड नहीं दिया। तो उन्होंने वो कंप्लेंट की होगी एनबीई को, एनबीई ने नोटिस भेजा गवर्नमेंट को, ओके, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने सुना ही नहीं, मतलब बहुत बार भेजा, बार बार भेजा कि भाई आप कुछ इनको स्टाइपेंड दो या हमें जवाब दो ताकि हम दोबारा डीएनबी की सीट्स मतलब इस ईयर की निकालें। अब एनबीए तो नेशनल बोर्ड है ना, तो उसको देखा उसने सरकार को इंटरेस्ट नहीं ले रही और ना कोई इनको स्टाइपेंड दे रही है, उसने सीट ही कैंसिल कर दी। तो हिमाचल में ना, मंडी में, इवन चंबा में और हमीरपुर में भी जो सीट्स थी डीएनबी की वो कैंसिल होगी। तो सोच लो ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर में बड़ा कम दिखेगा ये। और मैं खुद सर्च कर रहा था न्यूज़, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली है कि मेरे को, मैंने कहा कोई आर्टिकल मिल जाए किसी ने लिखा हुआ है, बट हार्डली, मतलब प्रेस में तो बहुत कम कवरेज हुई इसकी। और ये कितनी गलत बात है, और इसको कोई हमारी, जैसे हम बोलते हैं ये गेम्स एम्स इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, लेकिन ये बात कौन रखेगा सरकार के आगे? क्या किसी ने रखी? जो हमारी एसोसिएशंस बनी होती हैं वो, मतलब मैक्सिमम जो एसोसिएशंस होती हैं वो तो वैसे फ्रॉड ही बनी होती हैं। आपने कॉलेज में देखा होगा जो क्लब्स बनते हैं या जो इतने में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, सब मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं, वो करप्ट बने होते हैं। उनका काम धंधा कुछ होता नहीं है, उन्होंने क्या करना होता है, बस अपनी पार्टियां करा के खुद ही पैसे बांट लेने होते हैं और खुद को ही ऊपर बता देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है पर कुछ तो नहीं करती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब इन्होंने देखो 2024 में बोला था हम वैकेंसी निकालेंगे निकालेंगे, पूरे साल वेट किया, एंड ऑफ 2024 और स्टार्टिंग ऑफ 25 इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि हम एक एमओ एग्ज़ाम निकालेंगे, सब खुश हो गए, ठीक है। उसमें इन्होंने पैटर्न देखो इस तरह रखा कि जिससे क्या हुआ कि एक साल हम एक और खींच दें बच्चों का, और 3-4 साल में सिर्फ हम 200 पोस्ट दें, ठीक है, सिर्फ 200 पोस्ट दें। 4 साल में बच्चे हो जाएंगे लगभग 3-4 हज़ार और हम 200 पोस्ट रखेंगे। तो उसमें आपको मैं पैटर्न बताता हूँ कैसे है। देखो पैटर्न इन्होंने क्या रखा है कि एक होगा सबसे पहले पार्ट ए पेपर, पार्ट ए में जीके 30 मार्क्स का होगा, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स का, हिंदी 20 नंबर की और इंग्लिश 20 नंबर की। जो इसे पास करेगा फिर आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। मतलब दुनिया कहाँ से ऑनलाइन तक पहुँच गई है, IIT जेईई एडवांस ऑनलाइन पे पहुँच गया है, लेकिन हम एक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम करा रहे हैं पेपर पेन पेपर वाला, जो 1980 में कराया जाता था। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होंगे। फिर इन दोनों, जो पार्ट 1 क्वालिफाई करेगा, मतलब देखो कितनी अजीब बात है, अगर आपको जीके इंग्लिश हिंदी इंटरनेशनल अफेयर आएगा तभी आपसे एमबीबीएस का पूछेंगे। उल्टा नहीं होना चाहिए कि मतलब एमबीबीएस का पहले लेना चाहिए था। मतलब ये तो, मतलब कि कौन सा सिस्टम है ये, क्या एनालाइज करना चाहते हैं? इसी कारण मैंने तो एमओ का एग्ज़ाम भरा नहीं। बट काफ़ी बच्चे ऐसे थे मतलब जिन्होंने भर लिया है, अब वो देंगे, क्योंकि अब डेफिनेटली ये सब चाहते हैं कि हम मेडिकल ऑफिसर लग जाए। तो फिर उसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और इसमें भी जो 200 सीट्स हैं उसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स की 79 है। और जो ये 79 सीट्स हैं उसमें अप्लाई हिमाचल के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कर सकते हैं। मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो हैं वो 79 होंगे, सिर्फ नहीं, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा दे सकता है, बट जो SC ST हैं वो सिर्फ हिमाचल के होंगे। तो यहाँ पे भी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी मतलब वही है, क्या बोल सकते हैं। और अब यही है कि 200 पोस्ट, इतनी कम पोस्ट किस लिए है? क्योंकि जो ऑक्युपाइड हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स या PHC की पोस्ट हैं वो वैकेंट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ रीज़न। क्योंकि काफ़ी, मैं जैसे मंडी में मैं काफ़ी गया तो काफ़ी मैंने देखा कि 60-70 जो वहाँ पे थे मेडिकल ऑफिसर्स, उसमें चंक जो 80-90% का था वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर करके जो लोग आते थे उनका था। तो उसमें काफ़ी FMG वालों से मेरी बात भी हुई। मैंने उनसे पूछा भी, व्हाट आर योर प्लान इन फ्यूचर? तो काफ़ी कम का ऐसा प्लान था कि मतलब हम तो नहीं करेंगे, बढ़िया है, पैसा आ रहा है, कौन PG करे, कौन ये वो करे। तो डेफिनेटली ये जो वहाँ से वैकेंसी नहीं जनरेट हुई, कुछ तो कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे, अब जब इतनी पोस्ट है तो सब कर रहे हैं, बट कुछ नहीं कर रहे हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट इन हिमाचल प्रदेश दे आर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आप बाहर जाओगे, मतलब जॉब यहाँ पे तो कुछ नहीं है। आप प्राइवेट जाओगे, जैसे दिल्ली में जाओगे, बॉम्बे में जाएंगे, वहाँ 1-1, 2-2 आवर की आपको जॉब पे पेमेंट मिल जाती है। फिर आपको मतलब इनफ टाइम रहता है PG के लिए, अगर प्रिपरेशन करनी है तब भी। हिमाचल में बहुत कम है इस हिसाब से, तो घर ही बैठना पड़ता है। वैसे बेस्ट ये रहता है कि आप अपना क्लिनिक व्लिनिक खोल सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा बहुत वहाँ पे देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो स्टाइपेंड है हिमाचल प्रदेश का, डेट इज़ 40,000 फॉर PG कैंडिडेट्स, और बॉन्ड है 40 लाख का। मतलब आप नीट UG करके MBBS क्लियर करने के बाद जब आप PG करने जाएंगे टांडा शिमला में, तो आपको सिर्फ 40,000 रुपये मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आपने कोई एग्ज़ाम पास किया, 550-600 मार्क्स ले लिए, 800 में से आप खुश हो गए, आपको मात्र 40,000 रुपये पकड़ा देंगे, ले भाई, और आपकी नाइट ड्यूटी लगाएंगे हर दूसरे दिन, तो लगा रहे और 40,000 लेके खुश हो जा। तो मतलब 27-28 में आप अप्रोच कर रहे हैं एंड यू आर पेड वेरी लेस इन हिमाचल प्रदेश। अब मैं अगर आपको सब स्टेट्स का स्टाइपेंड दिखाऊं, दिल्ली बॉम्बे क्यों आ गया भाई?
दिल्ली, बॉम्बे बाकी स्टेट से इसलिए आगे हैं क्योंकि उनके मेडिकल में ना बहुत ज़्यादा बजट तो चलो छोड़ो, बट उनके जो रूल्स हैं, बॉन्ड है, वो बड़े अच्छे हैं। एक तो उनकी सैलरी भी 1,20,000 है, दूसरा बॉन्ड भी उधर कुछ नहीं है, उधर की फैसिलिटी टॉप क्लास है, वहाँ पे मतलब टैलेंट लाया जाता है। देखोगे आप, अगर इंडिया में सबसे अच्छी सर्जरीज अगर होती हैं तो बॉम्बे में होती हैं, उसके बाद दिल्ली, हालांकि अब तो दिल्ली मतलब बॉम्बे के बराबर है। और दैट्स वाई मतलब दीज आर ग्रोइंग इन हिमाचल प्रदेश। वही है ना, अब जो डीएनबी क्रिएटेड हुई थी वो बंद होगी, है ना, और आपका स्टाइपेंड बढ़ा नहीं रहे हैं। दूसरा बॉन्ड भी, चलो बॉन्ड तो क्या कर सकता है, बट स्टाइपेंड बहुत कम है। मतलब आप खुद सोचो, एक सर्जन का 40,000 रुपये पेमेंट है, इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता है वो कमा लेते हैं, आउटसोर्स पे बंदे लगे होते हैं वो कमा लेते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा हालत है, और अब मतलब आने वाले टाइम में और बुरी हालत होगी। तो मतलब इट्स वेरी सैड कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा चल रहा है। हिमाचल प्रदेश क्या, वैसे बाकी सब स्टेट में ऐसा हो सकता है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हिमाचल का। बट यहाँ पे ऐसा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, मतलब अगर डॉक्टर्स को बात भी रखनी, किसको रखेंगे। और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान लो उनको बढ़िया अपनी जॉब लगी हुई है ना, उनको अपना पैसा आ रहा है, उनको क्या लेना है ना बच्चों से। बट दिस इज़ रियली वेरी मतलब वेरी सैड रियलिटी ऑफ MBBS डॉक्टर्स इन हिमाचल प्रदेश। और अभी भी सरकार ने बोला हम 75,000 और डॉक्टर्स एडमिट करेंगे। वही है ना, मतलब अब फ़ॉरेन से भी हर साल इतने बच्चे आते हैं, ढाई ढाई डेढ़ दो दो ढाई ढाई लाख पर ईयर हम जनरेट कर रहे हैं डॉक्टर्स। और बिना मतलब एक्सपेक्ट किए कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, कि पीजी सीट्स हैं कि नहीं है, क्लिनिकल कितनी सीट्स हैं, नॉन क्लिनिकल कितनी है, हमारी पीएचसी कितनी खाली है, क्या हमें पीएचसी को और स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है, नहीं कोई प्लानिंग नहीं है, बस सीट्स बढ़ा दो, सीट्स खोल दो, है ना, कॉलेज खोल दो। तो यही रियलिटी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपके स्टेट में क्या क्या हालत है। थैंक यू।